नमस्कार। आज हम कुछ नोट्स और दस्तावेज देख रहे हैं। ये इंटरनेट की दुनिया की नींव के बारे में है। मतलब इसकी बुनियादी बातें, इसकी तकनीकें। हाँ, बिल्कुल। अब हो सकता है ये विषय कुछ लोगों को जाना पहचाना लगे, पर हमारा मिशन है कि इन परिचित चीजों में छुपी कुछ दिलचस्प बातें और उनके पीछे की कहानी को समझें। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। तो सबसे पहले ये इंटरनेट चीज है क्या? मतलब ऊपरी तौर पर तो ये दुनिया भर में फैले कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक जाल लगता है। बिल्कुल, और इस जाल को जो चीज बुनती है वो है नियमों का एक सेट, मतलब एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सूट, जिसे हम TCP कहते हैं। TCP, अच्छा। हाँ, यही वो भाषा है जिसके जरिए अरबों डिवाइस आपके फोन से लेकर बड़े बड़े सर्वर तक एक दूसरे से बात कर पाते हैं। ये कनेक्टिविटी यही इसकी असली ताकत है। इसने जानकारी और संचार को एक तरह से सबके लिए खोल दिया है। सही कहा। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सुनने में आता है 1969 में ARPANET नाम का कोई प्रोजेक्ट था। हाँ, ARPANET, उसे अक्सर इंटरनेट का पूर्वज माना जाता है। वो अमेरिकी रक्षा विभाग का एक प्रोजेक्ट था और उसमें एक बहुत ही नई तकनीक इस्तेमाल हुई थी, पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग? वो क्या होता है? मतलब पहले के नेटवर्कों में एक सीधा कनेक्शन चाहिए होता था बात करने के लिए। पैकेट स्विचिंग में डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों, पैकेट्स में तोड़कर अलग अलग रास्तों से भेजा जाता था। अच्छा। तो इसका फायदा ये था कि अगर नेटवर्क का एक हिस्सा काम करना बंद भी कर दे तो डेटा दूसरे रास्ते से अपनी मंजिल तक पहुंच सकता था। नेटवर्क ज्यादा मजबूत बनता था इससे। अरे वाह। और फिर ईमेल आया 1971 में। रे टॉमलिंसन, उसने तो जैसे पर्सनल कम्युनिकेशन ही बदल दिया। बिल्कुल। लेकिन इंटरनेट के विकास में एक और बहुत बड़ा कदम था 1983, जब TCP/IP को ARPANET के लिए ऑफिशियली अपना लिया गया। ओके, 1983। हाँ, ये स्टैंडर्डाइजेशन, ये मानकीकरण बहुत जरूरी था। इसी ने अलग अलग तरह के नेटवर्क्स को आपस में जुड़ने और एक विशाल इंटरनेटवर्क बनाने का रास्ता खोला, जिसे आज हम इंटरनेट कहते हैं। फिर 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम यानी W3C बना, जो वेब को सही से चलाने के लिए मानक तय करता है। W3C, हाँ सुना है। और फिर 1991 में सर टिम बर्नर्स-ली ने पहला वेब ब्राउजर बनाया, जिससे जानकारी तक पहुंचना आसान हो गया ग्राफिकली। और भारत में VSNL ने 1995 में से आम लोगों के लिए लॉन्च किया। हाँ, सोचे, मतलब महज कुछ दशकों में ये तकनीक कहां से कहां पहुंच गई। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है कि कैसे एक डिफेंस प्रोजेक्ट से शुरू होकर ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। बिल्कुल। अब इस विशाल जाल में चीजों को ढूंढने और पहचानने का तरीका भी जरूरी है। यहीं पर डोमेन नाम आते हैं, है ना? जैसे google.com या wikipedia.org। बिल्कुल, डोमेन नाम इंसानों के पढ़ने लायक पते हैं। वो हमें वेबसाइट या ईमेल जैसी ऑनलाइन सेवाओं तक ले जाते हैं। वैसे तो कंप्यूटर IP एड्रेस इस्तेमाल करते हैं, वो नंबरों का एक सेट होता है। हाँ, वो लंबे के नंबर। हाँ, पर जरा सोचिए, अगर हमें हर वेबसाइट के लिए वो नंबर याद रखने पड़ते। डोमेन नामों ने इंटरनेट को इस्तेमाल करना कहीं ज्यादा आसान बना दिया। इनमें टॉप लेवल डोमेन TLD होते हैं, जैसे .com, .org, .net। अच्छा, टॉप लेवल। हाँ, और देश विशिष्ट कोड भी होते हैं, जैसे .in भारत के लिए या .UK के लिए। हाँ, स्रोत में कुछ उदाहरण भी हैं। .com शुरू में शायद कमर्शियल के लिए था, ORG नॉन प्रॉफिट के लिए, EDU शिक्षा, गव सरकारी। अब तो खैर .com बहुत कॉमन हो गया है। हाँ, वो थोड़ा मिक्स हो गया है। और इन नामों को मैनेज करने के लिए 1998 में ICANN बना, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ICANN, ओके। ये एक तरह का ग्लोबल कोऑर्डिनेशन था, ताकि एक ही डोमेन नाम दो लोगों को न मिल जाए और सब कुछ व्यवस्थित रहे। ये दिखाता है कि जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ा, उसे ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए ग्लोबल सहयोग की जरूरत पड़ी। 2022 तक तो 366 मिलियन से ज्यादा डोमेन नाम रजिस्टर हो चुके थे। बाप रे, 366 मिलियन? हाँ, ये इंटरनेट के विस्तार का एक पैमाना है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये नाम रखने का सिस्टम कितना जरूरी साबित हुआ। इसने न सिर्फ नेविगेट करना आसान बनाया, बल्कि ब्रांडिंग और पहचान के लिए भी एक नया रास्ता खोल दिया। सही बात है। ये सिर्फ तकनीकी जरूरत नहीं रही, ये ऑनलाइन पहचान का एक अहम हिस्सा बन गए। तो डोमेन नाम हमें सेवा तक पहुंचाते हैं, जैसे वेबसाइट तक। लेकिन किसी वेबसाइट के अंदर एक खास पन्ने या फाइल तक कैसे पहुंचे? उसके लिए URL होता है शायद। एकदम सही। URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर,
वो पूरा पता होता है जो किसी खास रिसोर्स, कोई वेब पेज, इमेज, वीडियो का सटीक स्थान बताता है। इसमें प्रोटोकॉल होता है, जैसे HTTP या HTTPS, फिर डोमेन नाम और फिर उस रिसोर्स का स्पेसिफिक पाथ या रास्ता। ये वेब पर पता पूछने का तरीका है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी घर का पता पूछते हैं। अच्छा, और इन पतों तक पहुंचने के लिए हम रोजाना वेब ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी। ये असल में करते क्या हैं? वेब ब्राउजर एक तरह के दुभाषीय हैं, इंटरप्रेटर कह सकते हैं। ये वेब सर्वर से HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जैसी भाषाओं में कोड लाते हैं। वो कोड जो अजीब सा दिखता है। हाँ, और उसे हमारे लिए एक दिखने वाले इंटरैक्टिव वेब पेज में बदल देते हैं। ब्राउजर के बिना वेब सिर्फ कोड का एक समुंदर होता। दिलचस्प बात यह है कि पहला ब्राउजर जो टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था, उसका नाम भी वर्ल्ड वाइड वेब WWW था। अरे, ब्राउजर का नाम WWW? हाँ, बाद में कंफ्यूजन से बचने के लिए उसका नाम नेक्सस कर दिया गया। अच्छा, नेक्सस, ओके। और जब हमें इस समंदर में, मतलब इंटरनेट पर कुछ ढूंढना हो, तब सर्च इंजन की बारी आती है, गूगल, बिंग वगैरह। हाँ, सर्च इंजन इंटरनेट के लाइब्रेरियन की तरह हैं। ये लगातार वेब को क्रॉल करते हैं, मतलब घूम घूम के जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसे अपने डेटाबेस में इंडेक्स करते जाते हैं। इंडेक्स करते हैं, जिसे किताब में होता है। हाँ, कुछ वैसा ही। तो जब आप कुछ खोजते हैं तो ये आपके कीवर्ड्स के आधार पर अपने इंडेक्स से सबसे मिलते जुलते, सबसे प्रासंगिक परिणाम ढूंढते हैं और उन्हें एक लिस्ट में दिखाते हैं, जिसे सर्च इंजन रिजल्ट पेज या सर्प कहते हैं। सर्प, ओके। यहाँ सिर्फ जानकारी ढूंढना ही नहीं, बल्कि उसे प्रासंगिकता के आधार पर रैंक करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। पहला सर्च इंजन कौन सा था? पहला सर्च इंजन आर्ची था, 1990 में आया था। आर्ची? हाँ, आर्ची। वो FTP साइट्स पर फाइलें खोजने में मदद करता था। गूगल और बिंग तो बहुत बाद में आए। अच्छा, ये तो नई बात पता चली। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे हम ब्राउजर में देखते हैं, वेबसाइट। ये क्या है तकनीकी रूप से, और हाइपरलिंक का क्या रोल है इसमें? वेबसाइट आसान भाषा में एक ही डोमेन नाम के तहत जुड़े हुए वेब पेजों और बाकी कंटेंट जैसे इमेज, वीडियो वगैरह का एक कलेक्शन है। इसका जो पहला पन्ना होता है, जहां से आप अक्सर शुरुआत करते हैं, उसे होम पेज कहते हैं। होम पेज या इंडेक्स पेज, हाँ। बिल्कुल। और इन पन्नों को आपस में और दूसरी वेबसाइटों से जोड़ने का काम करते हैं हाइपरलिंक्स। ये टेक्स्ट या इमेज हो सकते हैं जिन पर आप क्लिक करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह कूद जाते हैं। अच्छा, वो नीले रंग वाले लिंक्स? हाँ, अक्सर नीले होते हैं, पर कोई भी टेक्स्ट या इमेज लिंक हो सकता है। यही हाइपरलिंक्स वेब को एक जाल, वेब बनाते हैं, जहां जानकारी आपस में जुड़ी होती है। ये वेब की आत्मा है एक तरह से। ये आपको सीधे सीधे पढ़ने के बजाय एक्सप्लोर करने, खोजने की आज़ादी देते हैं। हम अक्सर फाइलें डाउनलोड और अपलोड करते हैं। ये सिर्फ फाइलें भेजना और पाना ही है या कुछ और भी है? मोटे तौर पर तो यही है, पर थोड़ा और समझें तो डाउनलोडिंग का मतलब है डेटा को किसी दूर के सर्वर, जैसे जहां वेबसाइट होस्टेड है, वहां से आपके अपने डिवाइस, कंप्यूटर या फोन पर लाना। जैसे कोई गाना सुनना, वीडियो देखना, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। ठीक है। और अपलोडिंग इसका ठीक उल्टा है, डेटा आपके डिवाइस से दूर के सर्वर पर भेजना। जैसे आप ईमेल भेजते हैं, सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं या किसी ऑनलाइन फॉर्म में जानकारी भरते हैं, वो सब अपलोडिंग है। अच्छा, फॉर्म भरना भी अपलोडिंग है? हाँ, क्योंकि आपका डेटा आपके डिवाइस से सर्वर पर जा रहा है। यहाँ तक कि जब आप किसी वेब पेज पर कोई लिंक क्लिक करते हैं, तो भी आपके ब्राउजर से सर्वर को एक छोटी सी डेटा रिक्वेस्ट भेजी जाती है। वो भी टेक्निकली एक छोटा सा अपलोड है। अरे वाह! हाँ, और बड़ी फाइलों के लिए कभी-कभी डाउनलोड मैनेजर इस्तेमाल होते हैं, जो डाउनलोड को बेहतर बनाते हैं, रोककर फिर से शुरू करने की सुविधा देते हैं, खासकर अगर कनेक्शन बीच में टूट जाए। वो जरूरी होता है कभी-कभी। चलिए अब ईमेल पर आते हैं। सोशल मीडिया इतना ज्यादा है आजकल, पर ईमेल की अपनी जगह है अभी भी, खासकर प्रोफेशनल दुनिया में। बिल्कुल। ईमेल आज भी फॉर्मल कम्युनिकेशन, दस्तावेज भेजने और एक स्थायी रिकॉर्ड रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत बताते हैं कि इसमें सिर्फ संदेश भेजना ही नहीं, बल्कि उनका व्यवस्थित प्रबंधन भी शामिल है। ईमेल लिखना तो आसान है, कंपोज करें, किसे भेजना है टू डालें, विषय सब्जेक्ट लिखें, संदेश टाइप करें और भेज दें। हाँ, वो तो सिंपल है, पर इसमें CC और BCC भी होते हैं। इनका क्या चक्कर है? ये कब इस्तेमाल करने चाहिए? अच्छा सवाल है। CC का मतलब है कार्बन कॉपी।
ये तब इस्तेमाल होता है जब आप मुख्य प्राप्तकर्ता के अलावा किसी और को भी बस जानकारी के लिए लूप में रखना चाहते हैं। ओके, मतलब FYI के लिए। हाँ बिल्कुल। और सीसी में शामिल सभी लोग देख सकते हैं कि ईमेल किस किस को भेजा गया है, 2 वाले भी और बाकी सीसी वाले भी। ठीक है। और BCC? BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये ज्यादा दिलचस्प है। इसमें आप जिसे शामिल करते हैं उसे ईमेल तो मिलता है, लेकिन बाकी प्राप्तकर्ताओं को यानी 2 और CC वालों को पता नहीं चलता कि BCC में कौन है, उसका नाम छिपा रहता है। अच्छा, तो BCC मतलब प्राइवेसी के लिए है। हाँ, मुख्यतः खासकर जब आप बहुत सारे लोगों को एक साथ ईमेल भेज रहे हो और आप नहीं चाहते कि सबके ईमेल पते एक दूसरे को दिखें। इससे स्पैम भी कम होता है और लोगों की प्राइवेसी बनी रहती है। यह कभी-कभी किसी को गुप्त रूप से सूचित करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि डिजिटल दुनिया में हम दूसरों की गोपनीयता का कितना ध्यान रखते हैं और BCC जैसे टूल हमें इसमें कैसे मदद करते हैं, या कहाँ इनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। ये सिर्फ एक तकनीकी फीचर नहीं है, ये डिजिटल शिष्टाचार का भी हिस्सा है। सही कहा, ध्यान रखने वाली बात है। ईमेल में और भी कई चीजें होती हैं, इनबॉक्स, स्पैम फोल्डर, अटैचमेंट, सिग्नेचर, ड्राफ्ट, ट्रैश, आर्काइव, फॉरवर्ड, रिप्लाई ऑल। स्रोत में तो लंबी लिस्ट है इनकी। हाँ, और ये सब मिलकर ईमेल को मैनेज करने में मदद करते हैं। इनबॉक्स में नई ईमेल आते हैं, स्पैम फिल्टर फालतू मेल हटाता है, अटैचमेंट से फाइलें भेजना आसान है, सिग्नेचर आपकी पहचान जोड़ता है, आर्काइव से इनबॉक्स साफ रहता है बिना ईमेल डिलीट किए। हाँ, आर्काइव बड़ा काम का है। बिल्कुल। और रिप्लाई ऑल का इस्तेमाल तो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। क्या वाकई सभी को आपके जवाब की जरूरत है? ये छोटी छोटी चीजें ईमेल को एक पावरफुल टूल बनाती हैं। बिल्कुल। अब इंटरनेट ने सिर्फ संचार नहीं बदला, बैंकिंग को भी पूरी तरह बदल दिया है। ई-बैंकिंग तो अब आम बात हो गई है। ई-बैंकिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इसने हमें अपने बैंक खातों तक 24 घंटे 7 दिन पहुंचती है। चाहे वो कंप्यूटर से इंटरनेट बैंकिंग हो, या फोन पर मोबाइल बैंकिंग ऐप हो, या ATM हो, या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल, बैंकिंग अब सचमुच हमारी उंगलियों पर आ गई है। सही बात है। और पैसे भेजने के भी कई तरीके आ गए हैं। NEFT, RTGS, IMPS, ECS भी है। इनमें क्या फर्क है? सुनने में सब एक जैसा लगते हैं कई बार। हाँ लगते हैं, पर ये अलग अलग जरूरतों के लिए बने हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये एक आम तरीका है जो बैचों में प्रोसेस होता है। मतलब दिन भर में फिक्स टाइम पर कई बार फंड ट्रांसफर किए जाते हैं एक साथ। ये छोटे बड़े दोनों तरह के अमाउंट के लिए ठीक है, और इसकी पहुंच बहुत ज्यादा है। बैच में मतलब तुरंत नहीं होता? तुरंत नहीं, पर उसी दिन कुछ घंटों में हो जाता है, वर्किंग आवर्स में। और दिलचस्प बात यह है कि बिना बैंक खाते वाले भी नकद जमा करके NEFT से पैसे भेज सकते हैं कुछ लिमिट तक। ओके। फिर RTGS मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये खासकर बड़े अमाउंट के लिए है। स्रोत के अनुसार न्यूनतम 2 लाख रुपए। रियल टाइम मतलब जैसे ही आप निर्देश देते हैं, ट्रांसफर प्रोसेस हो जाता है, इंतजार नहीं करना पड़ता। अच्छा, ये तुरंत होता है? हाँ, और ग्रॉस सेटलमेंट मतलब हर ट्रांजैक्शन अलग अलग सेटल होता है, बैच का इंतजार नहीं। ये तेज और फाइनल माना जाता है, मतलब एक बार हो गया तो हो गया। ठीक है। और IMPS, ये सबसे ज्यादा सुना है आजकल। IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये मोबाइल बैंकिंग के साथ बहुत पॉपुलर हुआ है। ये 24/7 उपलब्ध है, मतलब छुट्टियों में भी, रात में भी काम करता है, और ट्रांसफर तुरंत होता है। हाँ, ये तो बहुत सुविधाजनक है। बिल्कुल, ये छोटे अमाउंट के लिए बहुत अच्छा है, और आप मोबाइल नंबर या MMID का इस्तेमाल करके भी पैसे भेज सकते हैं। ये सुरक्षित भी है और सस्ता भी। ओके। और एक ECS भी था। हाँ, ECS यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ये थोड़ा अलग है। ये मुख्य रूप से बार बार होने वाले भुगतानों के लिए है, जिन्हें रिकरिंग पेमेंट्स कहते हैं, जैसे लोन की EMI या SIP या बिजली पानी का बिल। ये एक तय तारीख पर अपने आप पैसे काटने या जमा करने की सुविधा देता है। बल्क पेमेंट के लिए इस्तेमाल होता है ज्यादातर। अच्छा, ये ऑटो डेबिट जैसा है? हाँ, बिल्कुल वैसा ही, बल्क में पेमेंट कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इन सब का क्या मतलब है? मतलब ये कि अब हमारे पास अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे भेजने के बहुत सारे विकल्प हैं, चाहे हमें तुरंत भेजना हो या बड़ा अमाउंट भेजना हो या फिर कोई रेगुलर पेमेंट सेट करना हो। डिजिटल बैंकिंग ने फाइनेंशियल लेन देन को वाकई बहुत फ्लेक्सिबल और आसान बना दिया है।
बिल्कुल। तो आज हमने मतलब इंटरनेट की बिल्कुल बुनियाद TCP/IP से लेकर वेब पर रास्ता खोजने के तरीकों, डोमेन, URL, ब्राउज़र, सर्च इंजन, इन सब की बात की। हमने देखा कि वेबसाइटें कैसे हाइपरलिंक से जुड़ती हैं और डेटा कैसे डाउनलोड और अपलोड होता है। फिर हमने ईमेल की बारीकियों को समझा और डिजिटल बैंकिंग में फंड ट्रांसफर के अलग-अलग साधनों को भी जाना। ये सारे पुर्जे मिलकर उस डिजिटल दुनिया को बनाते हैं जिसमें हम आज जी रहे हैं, काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सिर्फ तकनीकी परिभाषाएं नहीं हैं। ये वो आधार हैं जिन पर आज की हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था और समाज टिका हुआ है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो सवाल ये उठता है कि भविष्य में इन बुनियादी चीजों का क्या होगा। भविष्य में? हाँ, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च इंजन को सिर्फ बेहतर ही नहीं करेगा, बल्कि शायद जानकारी खोजने और उसे हमारे सामने रखने का तरीका ही बदल दे। क्या ब्लॉकचेन जैसी तकनीक, डोमेन नाम सिस्टम या हमारी ऑनलाइन पहचान को ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड और सुरक्षित बना सकती है? ये वाली बात है। बिल्कुल। क्वांटम कंप्यूटिंग का डेटा ट्रांसफर और उसकी सुरक्षा, एन्क्रिप्शन पर क्या असर पड़ेगा? आज जो हमें इंटरनेट की नींव लग रहा है, कल शायद वो किसी बिल्कुल नई, ज्यादा जटिल संरचना का बस एक हिस्सा हो। ये तकनीकें कैसे विकसित होंगी और हमारे जीवन को कैसे और कितना प्रभावित करेंगी, ये सोचना वाकई दिलचस्प है।